दोस्तों स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती जो राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी वह किस तरह से काम कर रही थी और कौन कौन से लोग उससे जुड़े हुए थे। मैंने आपको बताया था कि जो भी संस्थाएं पूर्व में स्थापित हुई कांग्रेस से पूर्व में, उससे जुड़े हुए 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक तो संस्था का नाम याद रखना है, कोई भी संस्था है तो वो संस्था का नाम, उसके संस्थापक कौन थे वो ध्यान रखिए, किस वर्ष स्थापना हुई यह ध्यान रखिए और किस क्षेत्र में वह कार्य कर रहा था, यानी कि भौगोलिक एरिया उसका आपको ध्यान रखना है। तो कई संस्थाओं के बारे में हमने जिक्र किया था। फिर हमने यह भी आपको समझाया था कि ये सारी जो संस्थाएं थी वह सब कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है और जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब ये सभी जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल थे, राजनीतिक संस्थाएं थी, ये सब धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस में मर्ज होता चला जाता है और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभर कर आता है जो कि भारत की राजनीतिक चेतना, राजनीतिक विचार को आगे ले जाने का काम करता है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत के रूप में एक अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह स्थापित की जाती है और वह आगे बढ़ती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अहम भूमिका रहेगा आजादी तक, इसलिए यह आज समझना जरूरी है कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई थी, किन हालातों में हुई थी और उससे जुड़े क्या क्या मत हैं, ताकि आने वाला जो समय है जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे कि आखिर कांग्रेस की भूमिका क्या रही है। तो भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के रूप में, राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के रूप में, एक प्रेरक तत्व के रूप में कांग्रेस को भारत में जाना जाता है। तो आइए समझते हैं इसकी स्थापना को। कांग्रेस यह संस्था अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यह, राष्ट्रव्यापी अखिल भारतीय स्तर पर, यानी कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो है राष्ट्रवाद की पहली सुनियोजित अभिव्यक्ति थी कांग्रेस। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति थी, क्यों? क्योंकि यह संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक एकीकृत राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया गया था और देश के तमाम भौगोलिक क्षेत्र से व्यक्ति इसमें सदस्य के रूप में, संस्थापक सदस्य के रूप में और बाद में सदस्य के रूप में जुड़े थे। तो इसीलिए इसे एक सुनियोजित और पहली प्लान्ड राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति मानी जाती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है आपके लिए। दूसरा, इसकी स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में एओ ह्यूम भी कह देते हैं, तो ये एक रिटायर्ड अफसर थे, आईसीएस अधिकारी थे, अंग्रेजों के रिटायर्ड अधिकारी थे और अंग्रेज थे खुद एओ ह्यूम। उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है दिसंबर 1885 ईस्वी में। तो दिसंबर 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है, किसके द्वारा? एक अंग्रेज, रिटायर्ड अंग्रेज अफसर के द्वारा की जाती है, एओ ह्यूम के द्वारा। अब इससे जुड़े जो विवाद हैं उसको हम आपको आगे समझाएंगे, जो अलग अलग मत हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा क्यों किया गया था, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आप जो तथ्य हैं उसको आप समझिए। मैंने आगे लिखा है कि प्रथम अधिवेशन, यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ है वह पुणे में होना था। यानी कि पहले जो प्लानिंग की गई थी वह था कि पुणे में इसकी प्रथम बैठक की जाएगी, पहला जो कॉन्फ्रेंस होगा वो पुणे में होगा। लेकिन किसी कारणवश पुणे में प्लेग फैल जाता है। प्लेग बीमारी उस समय बहुत प्रचलित बीमारी थी, जो फैलने से पूरा गांव का गांव, समाज का समाज लोग मर जाता था। तो ये प्लेग छुआछूत की बीमारी थी जो फैल गई थी पुणे में। तो पुणे में जो कॉन्फ्रेंस आयोजित होना था कांग्रेस का, वह इसी बीमारी के वजह से, इसी प्लेग फैलने की वजह से कैंसिल कर दिया गया और उसके स्थान पर बंबई को चुना गया कि बंबई में यह कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। तो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपका उत्तर होना चाहिए बंबई में हुआ था। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि बंबई से पूर्व कहां इसे निर्धारित किया गया था, यह सवाल पूछा हुआ भी है, तो ध्यान रखिएगा पुणे में। यह भी सवाल पूछा है कि पुणे से क्यों बंबई कर दिया गया, तो आपको याद रखना चाहिए कि प्लेग फैल जाने के कारण पुणे से इसको बंबई में शिफ्ट कर दिया था। अब देखिए प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो स्थापना तो दिसंबर 1885 में हुई, लेकिन प्रथम अधिवेशन जो है वो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। तो 28 दिसंबर को ही सामान्यतया हम लोग कांग्रेस का स्थापना दिवस भी मान लेते हैं और माना भी जाता है कांग्रेस स्थापना दिवस 28 दिसंबर को ही मनाती है। तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को प्रथम अधिवेशन आयोजित होता है, कहां पर? तो बंबई के ग्वालियर टैंक के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज है ग्वालियर टैंक बंबई में, वहीं पर इसकी प्रथम बैठक होती है। प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर को होती है। कई बार सवाल पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे।
प्रारंभ में इसका जो नाम था, कांग्रेस का जो पहला नाम रखा गया था वह था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ये सवाल भी पूछा हुआ है, ये प्रत्येक लाइन इसका पूछा हुआ सवाल है, अगर आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो सब पूछा हुआ सवाल है। तो कांग्रेस का पूर्ववर्ती नाम क्या था, इस तरह सवाल पूछा गया है कि पहले क्या नाम रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो किसके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, जो कि वर्तमान नाम भी है। स्थापना के समय वायसराय कौन थे भारत के, यह भी ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। कई बार ये सवाल पूछे गए हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। डफरिन का कार्यकाल भी याद रखिए आप, 1884 से लेकर 1888 ईस्वी तक 4 साल का कार्यकाल था डफरिन का। तो 1884 में आते हैं वायसराय बनकर, 1888 तक भारत में रहते हैं। इसी बीच में इसकी स्थापना होती है, कांग्रेस की स्थापना होती है। इसका जो प्रथम अधिवेशन है जो कि 28 दिसंबर 1885 को होता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बंबई में, उसमें कुल कितने लोग भाग लेते हैं, तो याद रखिएगा 72 लोग भाग लेते हैं। यह भी सवाल पूछा गया है कि कुल कितने लोग भाग लेते हैं, तो 72 यानी कि 72% जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस कॉन्फ्रेंस में। और इसमें जो अधिकांश लोग हैं, ये 72 लोग कौन हैं, 72 कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस 72 लोग में अधिकांश वकील और पत्रकार थे। उस समय की जो लीडिंग जो एडवोकेट्स थे भारत के वो, और जो लीडिंग जर्नलिस्ट थे वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन 72 लोगों में। तो जो बुद्धिजीवी क्रीम वर्ग था, समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो इंटेलेक्चुअल्स था, उसके द्वारा ही कांग्रेस की पहल की जाती है और प्रथम बैठक में वही लोग भाग लेते हैं। अब देखिए इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष, यह भी सवाल पूछा जाता है कि यह जो अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर को, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, या कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। WC बनर्जी हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। साथ ही साथ प्रथम सचिव कौन हुए, तो A.O. ह्यूम, जिसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। A.O. ह्यूम जो कि अंग्रेज रिटायर्ड ICS अधिकारी थे, वह सचिव के पद को सुशोभित करते हैं। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, तो WC बनर्जी, और पहले सचिव कौन बनते हैं, तो A.O. ह्यूम। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कांग्रेस से अगर सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होना चाहिए A.O. ह्यूम। फिर अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा कि पहले अध्यक्ष कौन हुए, तो WC बनर्जी। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे। पहले बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, यानी कि पहले बैठक में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो एक महत्वपूर्ण उदारवादी नेता थे उस समय के समकालीन, लेकिन वह प्रथम अधिवेशन में नहीं थे। यह लाइन मैंने इसलिए लिखा है कि हूबहू लाइन पूछा गया है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से नेता प्रथम अधिवेशन में नहीं थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। और उसके अलावे जितने भी समकालीन नेता थे, चाहे वो बदरुद्दीन तैयब जी हो, चाहे दादा भाई नौरोजी हो, चाहे उस समय के जो भी नेता थे, KT तलंग हो, सब नेता इसमें शामिल थे, केवल सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। क्यों नहीं थे, यह भी आपको जान लेना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया है कि 1885 ईस्वी में ही दिसंबर माह में ही, जिस समय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उसी समय इंडियन एसोसिएशन, जिसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वयं थे, कलकत्ता में जिसकी स्थापना उन्होंने की थी, उसकी दूसरी बैठक कलकत्ता में दिसंबर 1885 में ही आयोजित की गई थी। और चूंकि यह अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसीलिए यह इंडियन एसोसिएशन की बैठक में शामिल हो रहे थे और इसी वजह से वह कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए थे। हालांकि अगले ही वर्ष 1886 ईस्वी में इस संस्था का, यानी कि इंडियन एसोसिएशन का, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था थी, कांग्रेस में उसका विलय कर दिया जाता है और 1886 ईस्वी से जो बैठक होती है कांग्रेस की, उसी में इसकी भी बैठक शामिल होती है। तो आपको ध्यान यहाँ क्या रखना है कि प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। अगला लाइन मैंने लिख दिया है कि 1886 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में हो गया। यह भी सवाल पूछा हुआ है कि इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में किस वर्ष होता है, तो अगले ही वर्ष 85 में स्थापना हुई थी कांग्रेस की, 86 में इंडियन एसोसिएशन को इसमें मिला दिया जाता है और बैठक एक साथ होने लगता है। अब कुछ और तथ्य हैं कांग्रेस से जुड़े हुए जो याद रखना चाहिए आपको, कि सर सैयद अहमद खां एक ऐसे नेता हुए, उदारवादी नेता हुए, जो कभी भी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे, कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे। तो यह सवाल भी पूछा हुआ है, सर सैयद खां कभी कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बने। तो यह भी सवाल पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सदस्य थे कांग्रेस के जिन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं किया, तो बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं बने, जबकि एक महत्वपूर्ण नेता थे उस समय के। लाला लाजपत राय का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही यंग इंडिया पत्रिका में जो है
इस कांग्रेस पार्टी को सेफ्टी वॉल्व कहा था। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी आपको समझना चाहिए, कांग्रेस से जुड़ा हुआ यह थ्योरी है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, और यह बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है। इसमें क्या कहा गया, देखिए लाला लाजपत राय उस समय के बहुत बड़े नेता थे, समकालीन उदारवादी नेता थे। इन्होंने जो है लाला लाजपत राय ने क्या किया था, तो लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की आलोचना की थी। इन्होंने यह कहा कि 1857 की क्रांति के बाद जो भारत में स्थिति उत्पन्न हुई थी उसमें कांग्रेस जो है सेफ्टी वॉल्व की तरह काम किया। परिस्थिति क्या उत्पन्न हुई थी, तो इन्होंने बताया कि 1857 के बाद अंग्रेजों को ऐसा लगा कि भारत में क्रांति का दौर यूं ही चलता रहेगा और आने वाला जो समय है उसमें अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ेगा, भारत छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत में 57 जैसा महाविस्फोट हुआ है और लोग एकत्रित हो गए हैं, राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई है और इस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा। इसी स्थिति में जब डफरीन वायसराय बनकर आते हैं 1884 ईस्वी में, तो डफरीन के दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना एक ऐसी संस्था बना दी जाए, एक राजनीतिक मंच बना दिया जाए जहां पर जो भी आक्रोश है भारतीयों का, जो भी अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके मन में विचार है, वह सब इसी राजनीतिक दल के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचे और जो विस्फोट हुआ था 57 का वह आगे ना हो, इसको टाला जा सके। तो डफरीन के दिमाग में यह विचार आया और डफरीन ने एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी ए.ओ. ह्यूम को बुलाया और उसे कहा कि एक आप ऐसा राजनीतिक दल बनाइए जिसमें भारत के सभी नेता समाहित हो जाए और अपने विचार, अपने उद्गार, अपनी गुस्सा को वहां रखे और 57 जैसा विद्रोह फिर न होने पाए। और कहा जाता है इनका जो विचार है लाला लाजपत राय का, कि इन्हीं के कहने पर, डफरीन के कहने पर ही ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। अतः इन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रयोग जो है वह सेफ्टी वॉल्व के तरह किया गया था और सेफ्टी वॉल्व का मतलब होता है जो सुरक्षित किसी चीज को निकाल दे। आप देखते हैं कि कुकर जो खाना बनाने वाला होता है उसमें एक वॉल्व ऊपर लगा होता है, उसका काम क्या है, जब अंदर गैस बनता है कुकर में तो वह गैस जो है वो सीटी के माध्यम से वहां से सेफ्टी वॉल्व के माध्यम से निकल जाता है और उसमें कोई बड़ा विस्फोट नहीं होता है। तो कांग्रेस का जो उपयोग था वह सेफ्टी वॉल्व की तरह किया गया कि भारत में अगर कोई गुस्सा है, भारतीयों के अंदर कोई रोष है अंग्रेजों के खिलाफ, तो वह इस राजनीतिक मंच के माध्यम से अंग्रेजों तक पहुंचे और भारत में कोई बड़ा विद्रोह जिस तरह के 1857 की क्रांति में हुआ था न हो। तो इसीलिए लाला लाजपत राय ने आलोचनात्मक ढंग से इसे सेफ्टी वॉल्व कहा और इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से इतिहास में जाना जाता है। लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को नकार दिया और उन्होंने कहा कि यह सेफ्टी वॉल्व थ्योरी नहीं है बल्कि ए.ओ. ह्यूम को तो हमने त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किया है। तो कांग्रेस ने त्वरित चालक कहा था ए.ओ. ह्यूम को। त्वरित चालक का मतलब क्या है कि कोई बिजली अगर गिरने वाली है तो वो त्वरित चालक जो है वो तांबे का छड़ होता है, वह क्या करेगा, उस बिजली को अपने अंदर समाहित कर लेगा और कोई नुकसान नहीं होने देगा। तो कांग्रेस ने यह व्याख्या किया था कि ए.ओ. ह्यूम को तो हमने त्वरित चालक के रूप में प्रयोग किया है, यानी कि अंग्रेज अगर कोई शोषण हमारा करना चाहे, हम पर कोई दबाव बनाना चाहे, हमारे खिलाफ कोई काम करना चाहे, तो उसमें ए.ओ. ह्यूम और कांग्रेस जो है हमारी मदद करेगी और त्वरित चालक के रूप में वो सारी समस्याओं को अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो यह कांग्रेस का अपना विचार था। तो आप लाला लाजपत राय के विचार सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और कांग्रेस के जो विचार थे त्वरित चालक का जो कॉन्सेप्ट था, इस दोनों को समझ कर रखें क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, मेन में तो जरूर सवाल पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कुल मिलाकर मैंने कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि और स्थापना से जुड़े जो तथ्य है वह मैंने समझाए हैं आपको। और भी कुछ इससे जुड़े मत हैं बहुत महत्वपूर्ण जो सवाल पूछे जाते हैं, तो आइए उन मतों को भी देखते हैं। अब देखिए कांग्रेस से जुड़े कुछ मत हैं जो ज्यादातर आलोचनात्मक मत ही हैं, इसको आप समझिए क्योंकि इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं और जो भी मत दिए गए हैं लगभग सभी से सवाल पूछे जा चुके हैं। जब मैं पढ़ूंगा, जब बोर्ड पर आप देखेंगे और सवाल को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। देखिए ये एक रोष था, एक गुस्सा था कांग्रेस के प्रति कि कांग्रेस का जो कार्यशैली था, शुरुआती जो उदारवादी नीति थी, उसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते थे। अनुनय विनय की जो तरीका था कांग्रेस का, उसके खिलाफ इन्होंने बोला था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद खां, मैंने पहले ही जिक्र किया है, सर सैयद अहमद खां कभी भी जो है कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे, उससे जुड़े नहीं। तो सर सैयद अहमद खां का क्या विचार था, वो क्या कहते थे कांग्रेस के बारे में, समझिए। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही
उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो सीधा सीधा सर सैयद अहमद खान नकार देते हैं कांग्रेस को, कहते हैं यह पब्लिक के लिए नहीं था, आम लोगों द्वारा प्रेरित नहीं था, कोई योजना नहीं थी इसकी, और न ही आम लोगों के द्वारा इसके बारे में कुछ सोचा गया था। उसके बाद देखिए अश्विनी कुमार दत्त, कई बार यह सवाल पूछा गया। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस सम्मेलन, सम्मेलन मतलब अधिवेशन, कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। तो चूंकि वर्ष में एक बार जो है 3 दिन का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था, उसमें विचार मंथन किया जाता था, आगे के रणनीति तय की जाती थी, क्या आंदोलन का रूपरेखा होगा वह तय किया जाता था, किस तरह से अंग्रेजों से बात करनी है वह तय किया जाता था। तो यह 3 दिन चलने वाला जो कार्यक्रम होता था, सम्मेलन होता था, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि यह 3 दिन का तमाशा है। फिर डफरीन के बारे में आइए। डफरीन के बारे में तो आप जानते ही हैं, डफरीन के समय में ही इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन डफरीन क्या कहते हैं वह समझिए। डफरीन ने कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो डफरीन ने कहा था कि यह अल्पसंख्यक लोगों की संस्था है। क्यों कहा था? क्योंकि हमने पहले ही जिक्र किया है कि कांग्रेस की स्थापना के समय जो 72 लोग थे वह सभी कौन थे? या तो वकील थे या पत्रकार थे, यानी कि समाज के जो गिने चुने बुद्धिजीवी वर्ग थे वही इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसके सदस्य थे। इसीलिए डफरीन ने कहा था कि यह अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके कर्जन, लॉर्ड कर्जन का भी एक बहुत फेमस मत था जो कई बार सवाल पूछा गया है। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद करूं। तो बहुत गुस्सा था कर्जन को भी कांग्रेस के प्रति, क्योंकि कांग्रेस उस समय उग्र हो गई थी, कांग्रेस ने कई आंदोलन किए थे। तो कर्जन गुस्सा में आकर यह बात कहते हैं कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद करूं। तो यह बहुत फेमस है और सवाल कई बार पूछा है कर्जन वाला, तो याद रखिए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के बारे में तो हमने चर्चा कर ही दिया है, पहले ही सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पर भी चर्चा किया है हमने कि लाला लाजपत राय ने किस तरह से दिया था। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने साल में एक बार जो वो बैठक अधिवेशन होता था उस पर इन्होंने टिप्पणी किया है बाल गंगाधर तिलक ने कि साल में एक बार अगर आप मेढक की तरह बोलेंगे तो कोई उसका असर अंग्रेजों पर नहीं होने वाला है। तो ये कुछ मत हैं, ये कुछ आलोचनाएं हैं जो कांग्रेस के खिलाफ थी और कांग्रेस के बारे में थी। तो इससे सवाल पूछे जाते हैं, आप एग्जाम में देखेंगे तो सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और हाँ, हाइप क्लासेस देखते रहिए, वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।